गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सोशल इशू, ठीक है। और इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है, जो आने वाला एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, हम उसके बारे में तो समझे ही समझें, ठीक है। जो पीटी 2025 है, वहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं सोशल इशू के लेकर के, हम उसे अटेम्प्ट कर लें। और साथ ही साथ हम सामाजिक मुद्दों के बारे में जानें, जो हमारे मेंस में भी काम करेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, बच्चों के अधिकारों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी हाल ही में क्या हुआ। लखपति दीदी का एक कंसेप्ट आया है। किस कंसेप्ट आया है? लखपति दीदी का, ठीक है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव में इसका आयोजन हुआ, मतलब आयोजन कराया था, और 11 लाख जो लखपति दीदियों को इन्होंने क्या किया था? सम्मानित किया था। तो वैसे देखा जाए तो लखपति दीदी योजना जो है वो भारत में कब शुरू हुई? 2023 में, ठीक है। इसके अंतर्गत 2025 तक, ठीक है, करीब 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाना है। और कौन सी महिलाओं को बनाना है? वो ऐसी महिलाओं को बनाना है जो स्वयं हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हों, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। उनमें से करीब 3 करोड़ को, कितने को? 3 करोड़ महिलाओं को क्या करना है? लखपति दीदी बनाना है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसी महिलाएं कम से कम एक वर्ष में, ठीक है, जो इनकी वार्षिक आय हो या वर्ष में कमाए कम से कम 1 लाख रुपए हो, ठीक है। इसी के लिए देखेंगे आप तो एक रिवॉल्विंग फंड भी बनाया गया है। कौन सा रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है? करीब 2500 करोड़ का, जिससे क्या किया जाता है? इन्हें लोन भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कि लखपति दीदी क्या है। 2023 में शुरू हुआ, 3 करोड़ बनाना है। 2025 तक 3 करोड़ मतलब लखपति दीदी होनी चाहिए। इनकी जो घरेलू वार्षिक आय वो 1 लाख रुपए या उससे अधिक की कमाई करती हों, ठीक है। ठीक, देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। तो इस किसने जारी किया? यूपीएससी ऐसे ही पूछता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ठीक है। साथ ही साथ ये करीब इसमें 4 आयाम है और 14 संकेतक का ये इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसमें अगर सीड्स की बात करेंगे तो पहली रैंक पे आता है आपका आइसलैंड, ठीक। पहले रैंक पे कौन आता है? पहले रैंक पे आपका आइसलैंड है, फिर इसके बाद फिनलैंड है, ठीक। और वही भारत की बात करें तो ये इसकी कौन सी रैंकिंग है? तो भारत की बात करेंगे तो 2000 में भारत की रैंक क्या है? 2024 में 129वीं, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरअसल ये महिलाओं और पुरुषों की तुलना करता है, देखता है कि असमानता में कितनी ज़्यादा कमियां आई हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। 4 आयाम है, 14 संकेतक हैं। पहला आइसलैंड है, दूसरा फिनलैंड है। भारत की बात करें 2024 में क्या रैंक है? 129, ठीक है। इसके बाद देखिए एक लैंगिक असमानता सूचकांक भी आता है। ये कौन जारी करता है? जो लैंगिक असमानता सूचकांक आता है, इसे यूएनडीपी जारी करता है। बस हमें ये समझना है कि विश्व में कई संस्थाएं हैं जो क्या करते हैं? रिपोर्ट्स जारी करती हैं और जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में बताती हैं कि किस देश में इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। तो यूएनडीपी जो होता है एचडीआई के अंतर्गत लैंगिक असमानता सूचकांक जारी करता है, और इसने अभी हाल ही में जारी किया है। तो इस सूचकांक में आप देखेंगे तो भारत की रैंक क्या है? भारत की जो रैंक है वो 108 है। कितना है? 108। यानी कि इस सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 108 है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले 2021 में हमारी रैंकिंग कितनी थी? 2021 में हमारी रैंकिंग 122 थी। और जो सर्वोच्च स्थान इसमें प्राप्त किया है वो कौन है? वो है डेनमार्क, ठीक है। यानी डेनमार्क ने इसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, ठीक है। फिर एक टर्म और आता है, जैसे हम बात करते हैं तो ये अलायंस फॉर ग्लोबल गुड्स, ठीक है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड्स। अब याद रखिएगा कि अब ये कौन है जो जारी करता है या जिसमें इन्वॉल्व है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, भारत है और स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड है, ये शामिल हैं इसमें, ठीक है, एडवांस फॉर ग्लोबल गुड में, ठीक है। ये भी इनइक्वलिटी को ही कम करने की बात करता है, ठीक है। फिर देखिए आप ये कार्यस्थल पर जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न है उससे सब रिलेटेड देखते हैं। कार्यस्थल का मतलब जहाँ महिलाएं काम करती हैं, ठीक है।
कार्यस्थल क्या होता है? कार्यस्थल वो स्थान होता है जहाँ महिलाएं काम करती हैं। यौन उत्पीड़न का मतलब ये होता है जहाँ पे उन्हें फिजिकली या मेंटली या सेक्सुअली हरेस किया जाता है। ठीक है। अभी हेमा समिति बनाई गई थी कहाँ पे? मलयालम फिल्म उद्योग पे। महिलाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए हेमा समिति बनाई मलयालम फिल्म उद्योग पे, तो उसने बहुत बड़ा खुलासा किया था। ठीक है। अब वही देखा जाए भारत में जो इन महिलाओं के लिए के अधिकार हैं, राइट्स हैं, 2013 में इनके लिए जो एक्ट है उसके आधार पे हम देखते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। तो 2013 में जब आप देखेंगे तो इन महिलाओं की शिकायत के लिए क्या किया गया? एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई है। ठीक है। एक आंतरिक समिति बनाई गई है, शिकायत समिति, ये यहाँ पे शिकायत करती हैं। ठीक है। और इसकी जो अध्यक्ष होती हैं, स्वाभाविक सी बात है महिला के लिए बनाया गया तो इसके अध्यक्ष की संभावना है कि वो कोई महिला ही होगी। ठीक है। महिला इसकी एक अध्यक्ष होती है। इसमें आधे जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ महिला ही होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। इनसे शिकायत की जाती है, वो शिकायत पे सुनती हैं और उस पर क्या करती हैं? आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश देती हैं। वही महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए और चीज़ों पर विचार करेंगे तो ये देखिए सी बॉक्स लाया गया था। क्या लाया गया था? सी बॉक्स। इसमें ये क्या कर सकती थी? ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती थी। ठीक है। चलिए, इसमें यही जानना था, आगे देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं कि जो घरेलू हिंसा है वो एक्ट क्या कहता है। घरेलू हिंसाएं जो हैं भारत में काफ़ी प्रायः देखी जाती हैं, जो घरेलू में हिंसा की जाती है। ठीक है। घरों में हिंसा की जाती है। तो अब देखते हैं इस हिंसा में कौन कौन शामिल होता है, किसको किसको शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो सभी महिलाएं शामिल होती हैं, याद रखिएगा सभी महिलाएं हैं जो एक परिवार में पाई जाती हैं, वो सभी महिलाएं हैं। साथ ही साथ बच्चा जो 18 साल से कम का उम्र का वो बच्चा है वो भी इसमें शामिल होता है, यानी इनके साथ क्रूरता की जाती है तो घरेलू हिंसा अधिनियम लागू हो सकता है। ठीक है। हालांकि ये शिकायत देखेंगे आप तो फिर पति के साथ साथ उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है। तो घरेलू हिंसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि किसको कवरेज करता है, इतना जान लेना था। ठीक है। वहीं अब देखते हैं अबॉर्शन या गर्भ की समाप्ति। ठीक है। देखिए फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एबॉर्शन या गर्भ की समाप्ति। ठीक है। तो एबॉर्शन में भी क्या कहा गया है कि आप कितने दिनों तक का एबॉर्शन करवा सकते हैं। तो ठीक है, देखिए अगर किसी को एबॉर्शन करवाना है तो वो करीब क्या होना चाहिए? 20 सप्ताह से अगर कम का होगा या 20 सप्ताह तक का होगा तो वो उसके लिए एक डॉक्टर की सलाह चाहिए। ठीक है। एक चिकित्सक की सलाह पर ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। एक चिकित्सक चाहिए अगर वो 20 वीक का है। अगर 2 चिकित्सक की टीम चाहिए अगर वो 20 से 24 वीक का है। ठीक है, सप्ताह का है। और तीसरा कंडीशन होता है जो विशेष परिस्थिति में ही दी जाती है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड कौन करता है? मेडिकल बोर्ड द्वारा तय किया जाता है और ये होता है आपका 24 सप्ताह से अधिक के लिए। ठीक है। 24 सप्ताह से अधिक के लिए अगर किसी को गर्भाधान कराना यानी कि गर्भ का समाप्ति या एबॉर्शन करवाना है तो विशेष कंडीशन होगी। वहीं आप देखेंगे 20 से जो 24 की कंडीशन है उसके बीच में अब देखिए वही जो विशेष मामले की हमने बात किया कि अगर 20 सप्ताह तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब 20 सप्ताह से अगर 24 सप्ताह कर दिया गया अभी तो इसकी समय सीमा बढ़ा करके, तो उसके लिए लेकिन कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कैसे कैसे व्यक्ति होंगे जो करा सकते हैं 24 वीक पे। ठीक है। अगर कोई बलात्कार पीड़िता है वो करा सकती है। अगर गर्भावस्था के दौरान उसके वैवाहिक स्थिति में बदलाव आता है, कोई दिव्यांग महिला है, ठीक है, कोई अवयस्क है यानी कि जिसके 18 साल से उम्र कम हो वो हो, कोई बच्चा जो एबनॉर्मल पैदा होने की संभावना है, तो ऐसे लोग क्या करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वही 20 से अगर 24 के बीच में होगा तो कम से कम 2 डॉक्टरों की सलाह चाहिए, सहमति चाहिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सरोगेसी क्या होता है। सरोगेसी देखिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं सरोगेसी। ठीक है। तो सरोगेसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो अभी इसमें संशोधन किया गया, 2014 एक्ट आया। इससे पहले सरोगेसी के प्रकार देख लेते हैं। कुछ नहीं, एक जब किसी की नई शादी होती है, दरअसल सरोगेसी के अंतर्गत होता क्या है कि 2 महिलाएं जब नई दंपत्ति होते हैं, ठीक है, किसी वजह से जो महिला होती है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती। जब गर्भ धारण नहीं कर पाती तो इसके ही ओवम का इस्तेमाल करके और पुरुष के स्पर्म का इस्तेमाल करके उसे फर्टिलाइज करा के कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, लेकिन वो किसी अन्य महिला में कराया जाता है, उस महिला में नहीं। यानी कि गर्भ धारण कौन करती है? दूसरी महिला करती है, जबकि ओवम और स्पर्म दंपत्ति या माता पिता का होता है जो दूसरे होते हैं। ठीक है। तो अब कोई दूसरी महिला किसी के लिए गर्भ धारण करेगी
तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए कुछ कानून होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से भारत में देखेंगे तो आप केवल परोपकारी सरोगेसी अलाउ है, ठीक है। भारत में कौन सा अलाउ है? परोपकारी और जेस्टेशनल सरोगेसी अलाउ है। परोपकारी का मतलब ये हो जाएगा कि कोई इसको व्यवसाय के तौर पे नहीं कर सकता, यानी कि सिर्फ इसे खर्चे दिए जाएंगे, अन्य पैसे उस महिला को नहीं दिए जाएंगे, वही जेस्टेशनल है, ठीक। जेस्टेशनल के तौर पे किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। देखिए सरोगेट माँ के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर कोई सरोगेट माँ बनना चाहती है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र कम से कम 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा वो महिला विवाहित होना चाहिए। तीसरा उसका एक बच्चा भी होना चाहिए। साथ ही साथ वो एक बार ही सिर्फ सरोगेट माँ बन सकती है, एक बार ही सरोगेट माँ बन सकती है, और वो स्वस्थ प्रमाण पत्र भी उन्हें मिला हो कि वो महिला स्वस्थ है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई नया दंपत्ति ऐसा चाहता है, ठीक है, गर्भाधान नहीं कर पा रहे हैं, एक नए दंपत्ति क्या है सरोगेट माँ चाहता है, तो वो क्या करेगा? कम से कम उनकी जो शादी हुई हो वो कम से कम कितने साल तक हुई हो, मतलब उस शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हों। साथ ही आप देखेंगे तो जो महिला की उम्र होगी कम से कम 23 से 50 के बीच में होगी, फीमेल होनी चाहिए, यानी कि 23 साल से कम की अगर महिला है, शादीशुदा है, तो वो सरोगेट माँ के लिए नहीं जा सकती, यानी खुद सरोगेट नहीं बनेगी, लेकिन उसका ओवम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं पुरुष की जो मेल की बात करेंगे तो उसकी उम्र कम से कम 26 से 55 के बीच में होनी चाहिए। साथ ही इनकी कोई जीवित संतान नहीं होनी चाहिए, जीवित और सामान्य संतान। हालांकि एक कोई विकलांग है या दिव्यांग व्यक्ति है, बच्चा है, तो तब अनुमति इसके लिए दी जा सकती है। इसके बाद जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा, जो जिला मेडिकल बोर्ड होगा वो ये भी कहेगा कि ये दंपत्ति, ठीक है, संतान उत्पन्न करने में क्या है? असमर्थ हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। इसके बाद जो सरोगेट माँ इनके लिए बनेगी, उसके लिए क्या करेंगे? 36 महीने का बीमा कवरेज भी उस महिला को प्रदान करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए कोई भी महिला अगर सरोगेट बनना चाहती है, सरोगेट माँ बनना चाहती है, तो उसके लिए 3 बार एफर्ट किया जाएगा। अगर वो सफल रहा तो ठीक, नहीं तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसी के बाद ये 2024 में जो संशोधन किया गया डोनर को लेकर के हुआ कि कोई एकल महिला भी क्या कर सकती है, कोई एकल महिला जो विधवा हो या तलाकशुदा है, वो डोनर की सहायता से, लेकिन अपना ओवम इस्तेमाल करके, ठीक है, सरोगेट कर सकती है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर देखते हैं कि अभी एक एक्ट बहुत चर्चा में था, मातृत्व हित लाभ अधिनियम। दरअसल ये होता क्या है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उस दौरान उन्हें करीब जो छुट्टी दी जाती थी पहले 12 सप्ताह, अब इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 26 सप्ताह, ठीक है। 26 सप्ताह उन्हें छुट्टी मिलेगी। साथ ही साथ ये सवेतन होता है, यानी कि वेतन सहित छुट्टी मिलती है, चाहे वो काम करें या ना करें। हालांकि काम नहीं करेंगे, ठीक है। और यही देखिए इनका तो 26 सप्ताह कर दिया गया, लेकिन जो कमिसिंग माताएं होती हैं जैसे सरोगेट माँ हो गई, ठीक, और साथ ही साथ जो पुत्र को गोद लेती हैं, जो दत्तक ग्राही माता हो गई, ठीक, इनके लिए अभी भी 12 महीने ही है, यानी कि जो इन्हें सवेतन छुट्टी दी जाएगी वो कितने दिनों के लिए दी जाएगी? वो 12 महीने के लिए ही दी जाएगी, ठीक है। ये बाल देखभाल अवकाश देखते हैं। दरअसल ये चाइल्ड केयर लीव क्या होता है? किसी भी महिला को, ठीक है, एक माता होने के कारण उसे कम से कम अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए छुट्टी मिलती है, जो अपने पूरे सर्विस काल में, ठीक है, जो अपने पूरे सर्विस काल में कितनी छुट्टी ले सकती हैं? करीब 730 दिन की छुट्टी ले सकती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर बच्चा उनका 18 साल से कम का है तो ये 730 दिन उन्हें खर्च करने होंगे, यानी कहने का मतलब ये 730 दिन समाप्त करने होंगे। लेकिन अगर यही बच्चा दिव्यांग है तो ये 730 दिनों की छुट्टी बीच बीच में वो कभी भी ले सकती हैं, ठीक है। और भारत में एक राज्य हालांकि है हिमाचल प्रदेश, उसने इसे नहीं अपनाया है, ठीक है। फिर देखिए बाल श्रम आता है। तो बाल श्रम के अंतर्गत क्या होता है? जिनकी उम्र करीब 14 वर्ष से कम होती है, जिनकी उम्र करीब 14 वर्ष से कम होती है, ऐसे बच्चों को हम बाल श्रम के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। यही बाल श्रम की स्थिति देखेंगे तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही आपको बाल श्रमिक पाए जाएंगे,
ठीक है, कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो बाल श्रम पे रोक लगाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इनमें। जैसे परिवार के उद्यम में कोई बच्चा अगर सहायता करता है परिवार के कार्यों में, ठीक है, या फिर किसी मनोरंजन या फिर वीडियो में है, किसी खेल गतिविधि में है, तो वो ऐसी गतिविधि कर सकते हैं, इस पे रोक नहीं है। लेकिन किसी खतरनाक कार्यों में उन्हें नहीं लगाया जा सकता, इस पे रोक है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बच्चों के लिए तो है ही, साथ ही सभी के लिए क्या करता है, जो भी श्रमिक हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी वर्साई संधि के अंतर्गत। वहीं आप देखेंगे तो 1946 में ये क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विशेष एजेंसी भी बन गई थी, यानी ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ठीक है, कब बनी थी, 1946 में। इसके बाद इसकी रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, तो ये देखिए, ये करती है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। यानी भारत रोजगार रिपोर्ट कौन जारी करता है, याद रखिएगा, भारत रोजगार रिपोर्ट भारत सरकार जारी नहीं करती है, बल्कि ये जारी करता है ILO, वही मानव विकास संस्थान। रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है, यानी अब कौन जारी करता है, मानव विकास वाला छोड़ दीजिए। चलिए, भारत रोजगार रिपोर्ट कौन जारी करता है, ILO की मदद से ही हमारे संस्थान जारी करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद जो चलते हैं फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में देख लेते हैं, बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। ठीक है, बाल विवाह क्या हो गया, अगर किसी लड़की की शादी 18 साल से कम हो गई, उम्र 18 से कम है, तो पराया अगर उसकी शादी होती है तो हम इसे बाल विवाह के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, अब बाल विवाह अगर कोई करता है तो इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। ठीक, और ये इसको अमान्य भी घोषित किया जा सकता है। आप देखेंगे करीब से जो शारदा अधिनियम आया था 1929 में, उसके अंतर्गत क्या किया गया था, इन दोनों की उम्र, ठीक है, 14 साल लड़की की और 18 साल लड़के की उम्र कर दी गई थी। लेकिन 1978 में भारत में इनकी उम्र 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की उम्र कर दी गई। ठीक है, अभी वर्तमान में हाल ही में इसमें बदलाव करने की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इनकी जया जेटली एक समिति बनाई गई, जिसने एक रिपोर्ट पेश की है और कहा है कि इनकी जो उम्र हो, बाल विवाह निषेध संशोधन विधि ने, वो लड़कियों की उम्र बढ़ा के 21 साल करने पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए एक और चर्चा में था किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत 16 से 18 साल के बच्चों को, ठीक है, वयस्क के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दरअसल ये उन बच्चों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए ये एक्ट लाया गया था कि उन पे किस प्रकार का मुकदमा चलेगा। लेकिन 2015 में जुवेनाइल एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया यदि 16 से 18 साल के बीच का कोई बच्चा है, अगर वो जघन्य अपराध करता है तो उस पर उसको भी वयस्क समझकर, यानी कि 18 वर्ष का समझकर क्या की जाएगी, इसको भी सज़ा दी जाएगी। ठीक है, हालांकि ये कौन तय करेगा, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक किशोर न्याय बोर्ड बनाया और एक बाल कल्याण समिति, इन्होंने किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति बनाया। ठीक है, ये बताते हैं कि इन पे किस प्रकार के मुकदमे चलाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये परिवर्तन था इसमें। आगे देखते हैं, अभी देखते हैं एक मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देश जारी किया गया है। मॉडल फोस्टर क्या होता है, मॉडल फोस्टर केयर, तो मॉडल फोस्टर केयर समझने के लिए आपको ये समझना होगा, पहले एक गोद लेना होता है। ठीक है, तो जब हम किसी बच्चे को अस्थायी तौर पे गोद लेते हैं, चलिए ठीक, एक गोद और होता है जो अस्थायी तौर पे होता है, यानी एक बार आपने उसे गोद ले लिया तो आप उसके माता पिता हो गए। तो जब अस्थायी तौर पे गोद लिया जाता है, ठीक है, फिर बाद में समिति तय करती है, उसके माता पिता तय करते हैं जो बच्चा होता है कि अब क्या होगा, कि इन बच्चे को इसे सौंपना चाहिए इस परिवार को कि नहीं, तो वही मॉडल फोस्टर केयर कहलाता है। ठीक है, इसमें अस्थायी गोद लेने की प्रवृत्ति है। तो भारत में इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उस रूल्स को देख लेते हैं। जैसे किसी को अगर बच्चा लेना है तो किस तरीके से अडॉप्ट कर सकता है, एक तो गोद ले सकता है, दूसरा मॉडल फोस्टर केयर के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए जब मॉडल फोस्टर केयर के अंतर्गत लेगा तो कम से कम जिस बच्चे को गोद लिया जाएगा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसकी उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और याद रखिए इन्हें गोद कोई भी ले सकता है, कोई मेल भी ले सकता है, कोई फीमेल भी ले सकता है। बस कंडीशन ये है कि मेल सिर्फ लड़के को गोद ले सकता है। ठीक है, जो फीमेल होंगी
वो या तो सिंगल महिला हो चाहे विवाहित हो, वो चाहे तो किसी भी लड़के को, किसी भी बॉय को, मतलब मेल को या फीमेल को गोद में ले सकती हैं। ठीक है, यह अस्थायी गोद होता है जब ये 2 साल के लिए उसे अपने पास रखते हैं। ठीक है, कितने दिन के लिए? 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद ये क्या कर सकते हैं, एक अपील कर सकते हैं। ठीक है, भारत में कारा होता है जो ऐसे मुद्दे देखता है, CARA, उसके पास अपील कर सकते हैं और वो इन्हें सहमति दे सकता है कि आप अब इस बच्चे को परमानेंट तौर पर गोद ले सकते हैं। तो क्या देखा मॉडल फोस्टर केयर में? 6 वर्ष बच्चे की आयु होनी चाहिए और जो दंपत्ति चाहे तो इन्हें गोद ले सकता है अस्थायी तौर पे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या देखते हैं? फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दिव्यांगजन क्या हैं। जो दिव्यांगजन की हम बात कर रहे हैं वो क्या हैं। तो जब आप दिव्यांगजन की बात करेंगे तो बेसिकली वही है जो शारीरिक तौर पे उनके शरीर के सारे अंग काम नहीं करते। ठीक है, मुख्यतः जो 40% अंग काम नहीं करते तो हम उन्हें दिव्यांग की श्रेणी में डालते हैं। ठीक है, और इनके लिए देखिए आप, हम 3 तरीके के कार्ड भी जारी करते हैं। एक कार्ड जारी होता है सफ़ेद कार्ड, एक कार्ड जारी होता है पीला कार्ड। ठीक है, और इसके बाद एक नीला, यानी कि जो सबसे ज़्यादा दिव्यांग होता है उसके लिए नीला कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्हें दिव्यांगा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और इनसे अगर कोई मुद्दा होता है तो उस पर समाधान भी किया जाता है। वर्तमान में हमारी कुल आबादी के कितने हैं? वर्तमान में आप देखेंगे हमारी कुल आबादी के 2.21% हैं 2011 के आधार पे। ठीक है, जितनी भी हमारी आबादी है 2.2%, और गाँव में करीब इनकी संख्या 69% है। वहीं बात करेंगे तो पूरे पहचान जो करते हैं दिव्यांगजनों की, करीब 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। भारत में कितने प्रकार के दिव्यांग होते हैं? 21 प्रकार के। ठीक है, वहीं इनके लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है जिसमें एक सुगम्य भारत योजना भी इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अभी हाल ही में सरकार ने एक अभियान चलाया है। ठीक है, सरकार ने किसके लिए अभियान चलाया है? जनजातियों के लिए एक ये जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चला है। धरती आबा करके नाम से है। धरती आबा दरअसल बिरसा मुंडा का नाम होता है जिन्हें जाना जाता है, जो उलगुलान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो जब ये आंदोलन चलेगा, ठीक है आंदोलन नहीं, जैसे ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत टारगेट ये रखा गया है कि 5 वर्ष में क्या करेंगे, हम आपको 63,000 गाँवों का, ठीक है, पुनर्विकास करेंगे। इसके बाद करीब इससे 5 करोड़ जनजाति जो होंगे उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा और ये करीब 25 योजनाएं और 17 मंत्रालयों का एक समन्वय होगा। ठीक है, तो इस योजना के तहत आप देखेंगे तो करीब 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जो लक्ष्य 1 है, जो लक्ष्य 1 निर्धारित किया गया है उसमें ये कहा गया है कि हम इनके लिए पक्का मकान बनाएंगे। जो लक्ष्य 2 है उसमें कहा गया है कि हम इनकी आजीविका के लिए इन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। लक्ष्य 3 के अंतर्गत कहा गया है कि स्कूल में और उच्चतर शिक्षा में हम इनका नामांकन बढ़ाएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, स्कूल जाएं। वही लक्ष्य जो 4 है उसमें इनके स्वास्थ्य की बात की गई है कि इन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, ये अभियान प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में शुरू किया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, ये कौन होते हैं? विशेष रूप से कमज़ोर, यानी कि जो ST में भी कमज़ोर होते हैं। ठीक है, हम उन्हें मान के चलते हैं कि ये क्या होते हैं, ये PVTGS होते हैं। वर्तमान में ऐसी 75 जातियां हैं। ठीक है, ऐसी 75 जनजातियां हैं जो इस श्रेणी में आती हैं और सर्वाधिक की अगर बात करेंगे तो आप करीब 13 कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं, तो कुछ के उदाहरण हमें जान लेना ज़रूरी होता है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में इनकी संख्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ठीक है, वहीं देखा जाए तो और ये ढेबर आयोग की सिफारिश पे, ढेबर आयोग की सिफारिश पे ये PVTGS आया था। कौन से आयोग के? ढेबर आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, तो इन्हें गवर्नमेंट और भी फैसिलिटी देती है क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए हैं बेचारे। ठीक है, और भारत के कितने राज्यों में पाए जाते हैं? राज्य याद रखिएगा। तो देखा जाए तो ये भारत के कितने राज्यों में पाए जाते हैं, बताइए? तो भारत के करीब ये 18 राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूनियन टेरेटरी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ जातियां होती हैं जिनको हम लोग, जो ST में भी शामिल नहीं है ना SC में शामिल हैं, ऐसी जातियों को हम विमुक्त जनजातियां कहती हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं इनके अधिकार भी कम हैं, इनके राइट्स भी कम हैं और ज़्यादातर ये घुमंतु या अर्ध घुमंतु मतलब प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप इन्हें समझ लीजिए कि ये अर्ध घुमंतु प्रकृति के व्यक्ति होते हैं जो जगह जगह कैंप लगाते हैं। ठीक है,
तो अभी क्या था कि जेलों में जो मैनुअल्स तैयार किए जाते थे उस आधार पे इनसे भेदभाव किया जाता था, इनसे कार्य कराए जाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ही रिजेक्ट कर दिया। तो विमुक्त जनजातियाँ न एससी में आती हैं न एसटी में आती हैं, इनका एक अलग वर्ग होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और होते हैं घुमंतु जनजातियाँ। ये घुमंतु जनजातियों के ही अंतर्गत आती हैं, लेकिन सारी घुमंतु जनजातियाँ क्या हैं, वो विमुक्त जनजातियाँ नहीं हैं, ठीक है। और 31 देखेंगे 31 अगस्त को हम विमुक्त जनजाति दिवस भी मनाते हैं, ठीक। अभी हाल ही में देखेंगे आप तो सरकार द्वारा क्या शुरू किया गया, या एक फ्रेमवर्क लाया गया, किसके लिए, नव चेतना नाम से एक फ्रेमवर्क लाया गया। बस याद रखिएगा ये नव चेतना जो फ्रेमवर्क है, नव चेतना किससे संबंधित है, तो ये मुख्य रूप से बच्चों के सर्वोत्तम विकास से संबंधित है, ठीक है। यानी बच्चों के सर्वोत्तम विकास का मतलब है बच्चों की शिक्षा से, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और बच्चों का विकास करना किसका लक्ष्य है, ये जो नव चेतना है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है, ठीक है। अभी उच्चतर शिक्षा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उच्चतर शिक्षा क्या होती है, जो आप इंटर के बाद शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय या कॉलेज शिक्षा होती हैं, वही आपकी उच्चतर शिक्षा होती हैं, ठीक है। अब उच्चतर शिक्षा में हमें क्या देखना है, क्या इनका नामांकन बढ़ा है या नामांकन कम हुआ है, ऐसा देखते हैं। तो हम देखेंगे कि उच्चतर शिक्षा में, ठीक है, 2021-22 में बढ़ोतरी हुई है, और करीब 18 से 23 वर्ष के बच्चे कितने इसमें शामिल हैं, तो करीब 28.4% बच्चे इसमें इंक्लूड हैं, शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद महिलाओं में देखेंगे तो इनके में भी वृद्धि हुई है, करीब इनका भी परसेंटेज 28.5 हो गया है। यानी कि जितने पढ़ाई करते हैं उनमें से कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसी के आधार पे आप देखिए तो भारत में उच्चतर शिक्षा नीति लाई गई है जो 2020 में, उसमें कुछ कहा गया है कि जो स्नातक की डिग्री है इसे 3 या 4 साल तक कर दिया गया है। जो स्नातक की डिग्री है इसे 3 या 4 साल कर दिया गया है। तो जो बच्चा पहले वर्ष तक पढ़ेगा, ठीक है, हायर एजुकेशन में, उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो दूसरे वर्ष तक पढ़ेगा उसे डिप्लोमा मिल जाएगा। जो तीसरे वर्ष पढ़ेगा उसे स्नातक की डिग्री मिल जाएगी, वही बैचलर की उसके उसे डिग्री मिल जाएगी। वही जो चौथे वर्ष तक पढ़ेगा उसे क्या दिया जाएगा, उसे ऑनर्स की डिग्री भी दे दी जाएगी, ठीक है। ऑनर्स में माना यह जाता है कि उसे एक सब्जेक्ट में उसे ठीक ठाक नॉलेज है, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये उच्चतर शिक्षा के लिए नई नीति देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टारगेट सेट किए गए हैं, ये हमारे लिए टारगेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो टारगेट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे क्या उसके उद्देश्य हैं, 2030 तक प्रत्येक ज़िले में, यानी कि 2030 तक क्या करना है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक उच्चतर शिक्षा संस्थान, ठीक है, एक उच्चतर शिक्षा संस्थान होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 2035 तक जितने बच्चे आज पढ़ रहे हैं किस में, ग्रेजुएशन में, 2035 तक हम क्या करेंगे, उनका जो नामांकन है वो बढ़ा करके कम से कम 50% तक लाएंगे। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा पूरी करेंगे कम से कम उनमें से 50% बच्चे क्या करें, ग्रेजुएट हों, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 2025 तक हमारा जो टारगेट है, इसके अंतर्गत क्या करना है, 2025 तो चल ही रहा है, इसमें 50% जो विद्यार्थी हैं उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त प्रदान करनी है। कौन सी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो ये सन और ये टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में आप देखेंगे तो एक नेशनल, मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है, वो पीएम सर हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री हैं। पहले तो ये आपको याद होना चाहिए। ये भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, यानी एक तरीके से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, ठीक है। यानी इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें वित्त कितना लगा है, पैसा कितना लगा है, तो करीब 2023 से 28 तक करीब 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए जुटाए जाएंगे। सोचिए बहुत बड़ा अमाउंट है। कितने जुटाए जाएंगे, करीब 50,000, जिनमें से आप देखेंगे तो जो 14,000 है वो केंद्र सरकार की तरफ से, और जो 36,000 है वो निजी स्रोतों की तरफ से आएंगे। यानी 14,000 और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 36,000 निजी स्रोतों यानी प्राइवेट संस्थाओं के अंतर्गत आएंगे। यानी कि ट्रिपल पी मॉडल के आधार पे इसका विकास किया जा रहा है, ठीक है।
देखिए अभी क्या हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि जो उच्चतर शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, तो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, कौन मंत्रालय ने, जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है, उसने क्या किया, उसने इंडिया रैंकिंग्स जारी की। यानी इंडिया की रैंकिंग किससे संबंधित है, ये जो विश्वविद्यालय है उनको रैंकिंग करता है। इसके आधार पर इसने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान है, ठीक है, वो कौन है, आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा। और फिर इसने कहा कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, संस्थान विश्वविद्यालय में अंतर है, ये बीवी की बात कर रहा है, जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, वो आईआईएससी बैंगलोर, कौन है, आईआईएससी बैंगलोर है। ठीक है, उसी तरीके से और देखिए कुछ और कंट्रियाँ के कुछ संस्थान हैं जैसे जो रैंकिंग देते हैं, जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन क्या करता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रकाशित करता है। क्या करता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें देखें जाए तो भारत के 4 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। अभी हाल ही में 4 विश्वविद्यालय, 401 से 500 के रैंक के बीच में 4 विश्वविद्यालय भारत के शामिल हुए हैं। ठीक है, देखिए भारत में अभी क्या हुआ हाल ही में कि विदेशी जो हैं, मतलब विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस लगाए जाएंगे। यानी इससे पहले कैंपस नहीं लगाया जा रहा था, तो ये कहाँ लगाया जा रहा है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पे है, हरियाणा में कैंपस लगाया जाएगा। और कौन सा विश्वविद्यालय लगा रहा है, तो यूके का लगा रहा है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। कौन सा, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। बस इसे ऐसे समझिए कि भारत में कोई विदेशी विश्वविद्यालय संस्थापित किया जा रहा है, जिसके मानक वगैरह सब विदेशी विश्वविद्यालय की तरह से होंगे, डिग्रियाँ भी होंगी, और बस हमें ये सुविधा होगी कि हमें विदेश जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, और ये याद रखिएगा भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी होगा। इसके लिए कुछ कंडीशन ये हैं, जैसे देखिए कंडीशन ये है कि कौन कौन सा विश्वविद्यालय विश्व का है जो हमारे यहाँ पे कैंपस लगा सकता है, तो वो वही लगा सकता है जिसकी विश्व में रैंकिंग में कितना, जो विश्व में कम से कम जिसके 500 रैंक में शामिल हो। दूसरा, जब वो भारत में उसको मंजूरी दे दी जाएगी, तो मंजूरी कौन देगा, यूजीसी मंजूरी देगा। मंजूरी देने के बाद, ठीक है, वो 2 वर्ष के भीतर उसे भारत में, यानी 2 साल के भीतर भारत में अपने कैंप लगाने ही होंगे। ठीक है, भारत में क्या करने होंगे, भारत में अपने कैंप लगाने ही होंगे। बाकी उसकी डिग्रियां सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होगी, सारे फैकल्टी वैकल्टी की नियुक्ति सब कुछ वही करेगा। ठीक है, बस हमारे यहाँ आ रहे हैं। देखिए अभी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। NFHS जारी किया गया है, इसे IIPS मुंबई जारी करता है। ठीक है, मुंबई द्वारा ये जारी किया जाता है। जब ये जारी करता है तो स्थिति बताता है, परिवारों की स्थिति क्या है, गवर्नमेंट की हमारे यहाँ स्थिति क्या है, कैसे के लोगों में सुधार हो रहे हैं। तो इसने बताया कि एनीमिया पे देख लेते हैं, जो महिलाओं में एनीमिया है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो याद रखिए एनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी होती है, एक डिजीज होता है जो खासकर महिलाओं में ही होता है। तो आप देखेंगे इसमें वृद्धि देखी गई है, यानी गवर्नमेंट इतने एफर्ट कर रही है, लेकिन इसके बाद भी क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि देखी गई है। तो ये वृद्धि देखना बेहतर नहीं है। ठीक है, वही लिंगानुपात में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, लिंगानुपात में भी वृद्धि हुई है, ये तो अच्छा संकेत है। ठीक, लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं था। ठीक है, वहीं देखेंगे तो जो प्रतिस्थापन, ठीक है, जो प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता दर होती है, ठीक है, यानी कि 2.1 है, माना जाता है कि कोई भी महिला 2.1 मतलब कि 2 बच्चे मान लीजिए। ठीक है, इस आधार पे वो क्या होती हैं, समाज में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो इस प्रतिस्थापन दर में भारत में कमी आई है, ये 2.0 हुआ है। यानी ये दिखा रहा है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो नियंत्रित हो रही है। ठीक है, एनीमिया आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना था क्योंकि वो बढ़ा है, बाकी सब भारत में अच्छा हुआ है, याद रखिएगा। जैसे नवजात मृत्यु दर कम हुई है भारत में, ठीक है, शिशु मृत्यु दर कम हुई है भारत में, परिवार नियोजन हमारे यहाँ बढ़ा है, अच्छी बात है, गर्भ निरोधक हमारे यहाँ बढ़ा है, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ परिवार नियोजन की ज़रूरतें पूरी हम नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा ये कम हुआ है, मतलब ये घटा है, तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखिए ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान क्या होता है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, कितना खर्च हो रहा है स्वास्थ्य पे, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, इसी का मूल्यांकन किया जाता है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
ठीक है। तो अभी इसमें हमने जो खर्च देखा, जब उस खर्च की हम समीक्षा करेंगे तो हम क्या देखेंगे, 2017-18 से लेकर के अभी तक हमारे यहाँ क्या कंडीशन हुई है, ठीक है। यानी 2017 से 18 से लेकर के हमारे यहाँ 2021-22 में जो प्रवृत्ति देखी गई हम वो बताएंगे। तो इसमें ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट भी खर्च करती है, वो भी खर्च बढ़ा है, सरकार का खर्च बढ़ा है, यानी सरकार ने इस पर क्या किया है, सरकारी खर्च बढ़ाया है, और ये करीब 48% हो गया है, ठीक। दूसरा आप देखेंगे तो जो कुल व्यय है, यानी स्वास्थ्य में जो खर्च है कुल है, वो भी बढ़ा है, ठीक है। और वही आप प्रति व्यक्ति भी बढ़ा है, यानी जो खर्चा है एक तरीके से बेसिकली मोटा मोटा हम कह सकते हैं बढ़ा है, ठीक है। तो इस पूरे को एक लिस्ट है जो PDF है, इसको आप देख लेंगे एक बार ना, कौन बढ़ा है कौन घटा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कम से कम आपके माइंड में एक बार होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि कहाँ घट रहा है कहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से हम देखते हैं इच्छा मृत्यु। क्या है इच्छा मृत्यु? अभी परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है। तो 2 तरीके की इच्छा मृत्यु होती है। इच्छा मृत्यु बेसिकली उस व्यक्ति को दी जाती है जो वेंटिलेटर पे होता है। किस पे होता है? वेंटिलेटर पे, या फिर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जिससे कि जीवन जीने की संभावना ना के बराबर हो, ठीक है। तो ये 2 तरीके का होता है, एक सक्रिय होता है एक निष्क्रिय होता है। सक्रिय में क्या किया जाता है, उस व्यक्ति की जान ली जाती है एक तरीके से, जैसे उसे इंजेक्शन दिया जाता है या मेडिसिन द्वारा, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, या पॉइजन मेडिसिन दे करके उसकी जान ली जाती है। लेकिन वही आप निष्क्रिय देखेंगे जो भारत में लागू है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिर्फ सपोर्टिव सिस्टम हटा लिया जाता है, यानी जिस वजह से वो जिंदा है, जैसे वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर वजह से जिंदा है, आप वेंटिलेटर हटा लीजिए, तो वेंटिलेटर हटा लेते हैं, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि कौन सा राज्य है जिसने इस संबंध में काम किया, ठीक है, अधिकार दिया सम्मान से मरने का, तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो केरल राज्य पहला था, यानी केरल अपना पहला है, दूसरा कर्नाटक है, ठीक है। ये आर्टिकल कितने के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। ये देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन में संशोधन किया गया, ये क्या है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन है, इसे विश्व स्वास्थ्य जो सभा है ये जारी, यानी कि ये किसके अंतर्गत आता है, WHO नियम बनाती है। नियम ये बनाती है कि भैया आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा, यानी कहीं भी किसी संक्रमित बीमारी का प्रसार हो रहा है किसी देश में, तो वो देश क्या करता है, WHO को इसके लिए सूचित करता है। जैसे कोरोना फैल रहा था, ठीक है, तो जिन देशों ने इस पर साइन किया है उन्हें क्या करना होता है, WHO को बताना ज़रूरी होता है, और ये बाध्यकारी है, ठीक है। चलिए और एक इंडेक्स आ गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल हंगर, यानी हंगर उन्हें माना जाता है बेसिकली जिन्हें सही तरीके से खाना नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब ये रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई बताइए। तो ये आयरलैंड की एक संस्था है, जर्मनी, मतलब वो कंसर्न वाइल्ड लाइफ, और जर्मनी का, यानी आयरलैंड और जर्मनी दोनों ने मिलकर के ये हंगर इंडेक्स 2024 जारी किया है, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कंडीशन देखी और बताया कि देखा जाए तो जो विश्व की कंडीशन है, करीब इसमें 42 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत चिंताजनक है, ठीक है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आप देखेंगे भारत की कंडीशन देखेंगे तो जो भारत की स्थिति है वो गंभीर श्रेणी में है, यानी भारत की स्थिति जो है वो भी अच्छी नहीं है, भारत गंभीर श्रेणी में है, ठीक है। और इसका जो स्थान है वो 127 देशों में करीब 105 है, 105 है, जो क्या दिखाता है, भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पे जो कुपोषण की स्थिति, तो करीब 13.7% जो बच्चे हैं यहाँ पे क्या हैं, कुपोषित हैं, ठीक है। उसके साथ साथ भारत में बाल ठिगनापन और दुबलापन भी मौजूद है, ठीक है। चलिए एक रिपोर्ट और देखते हैं, कौन सी रिपोर्ट, अब ये देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, यानी कि कितने लोगों को सही तरीके से भोजन मिल पा रहा है, वो खाद्य सुरक्षा कहलाता है। पोषण की मतलब कितने अच्छे से उनमें न्यूट्रिशंस हैं, तो इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये FAO, याद रखिएगा जो मैंने हाईलाइट किया है, FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO, ये पाँचों मिलकर के रिपोर्ट तैयार करते हैं। अरे जब रिपोर्ट इन्होंने तैयार की तो इस रिपोर्ट में कोई न कोई कंडीशन बताया होगा, कुछ न कुछ तो कहा होगा कि क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि भाई देखा जाए तो 2023 में कंडीशन ये है कि करीब 11 में से, ठीक है, एक व्यक्ति भुखमरी का शिकार है, यानी कि एक व्यक्ति को अच्छे तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा है, ये विश्व की कंडीशन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से चलिए आगे देखते हैं कि एक और रिपोर्ट है, ये द खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, खाद्य संकट
संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है बताइए? ये जारी करता है द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जारी करता है। ठीक है, जब ये जारी करता है तो इसने क्या बताया? इसने भी तो कुछ कहा होगा, तो इसने भी कहा कि कंडीशन अच्छी नहीं है सर। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद देखिए एक सूचकांक और जारी किया जाता है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक। ये सूचकांक आपको पता होना चाहिए कौन जारी करता है। ठीक है, तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक जो जारी करता है UNEP, यानी इसमें ये माना जाता है कि कितने खाद्य जो हमारे यहाँ जो है नुकसान होते हैं। ठीक है, तभी 2024 में UNEP ने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अब कुछ तो कहा होगा इस रिपोर्ट में। तो अब देखिए इस रिपोर्ट में इसने क्या कहा? इसने कहा कि 2022 में, कब? 2022 में हमने कितना नुकसान किया था? 1 बिलियन टन भोजन नुकसान हुआ था। बहुत ज़्यादा होता है 1 बिलियन टन। 1 बिलियन टन हमने भोजन नुकसान किया था, अपशिष्ट बने थे। और जो अपशिष्ट बने थे इनमें से ग्रीन हाउस गैस भी निकली थी करीब 8 से 10%। बहुत होता है। जो ग्रीन हाउस गैसें जो हमारे वायुमंडल को गर्म करती हैं वो भी यहाँ से रिलीज हुई थी। ठीक है, हाल ही में अब कुछ संगठन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आने होंगे तो उसी के इर्द गिर्द इर्द आएंगे। ठीक है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम ये PDF इसे पढ़ें ज़रूर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हाईलाइटेड हैं उसे आप ज़रूर से पढ़ें। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं कि UN वुमेन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने महिलाओं के लिए भी एक आयोग बनाया है। तो 2010 में महिलाओं के लिए आयोग बनाया था। कब बनाया था? 2010 में आयोग बनाया था। तो ये क्या करेंगे? महिला सुरक्षा को ही तो बढ़ावा देंगे, महिलाओं के लिए ही तो काम करेंगे, कुछ और करेंगे। ठीक है, तो ये इतना समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, बालकों के विकास के लिए। ठीक है, क्या किया गया? जो चिल्ड्रन हैं उनके विकास के लिए यूनिसेफ यानी एक कोष बनाया गया, जिसे हम लोग यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। यूनिसेफ मुख्यतः किससे संबंधित है? बालक से। ठीक है, बाल कोष से, यानी याद रखिएगा। ठीक है, यूनिसेफ क्या करता है? यानी यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? तो बच्चों के लिए कार्य करता है। यानी ये जो संगठन किसके लिए काम करता है? तो बच्चों के लिए। तो आप देख लेंगे इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये 1946 में बना था। ठीक है, अब बच्चों के लिए काम करता है तो बच्चों के अधिकारों के लिए ही काम करेगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए जब आगे देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, क्या है ये बताइए? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष देखेंगे, ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। ठीक है, ये 1969 में बनी थी। और इसका मुख्य काम क्या करना होता है? ये जनगणना करती है। ठीक है, एक रिपोर्ट जारी करती है। ये आप देखेंगे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट जारी करती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसमें क्या बताती है? ये सबसे पहले 1978 में किया गया था। ये बताती है कि कितनी पॉपुलेशन है। तो 2024 में इसने बताया कि करीब 8 बिलियन से अधिक लोग हैं। पूरे विश्व में कितने लोग हैं? 8 बिलियन से अधिक लोग हैं। हालांकि ये जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है, ये भी इसका लक्ष्य होता है। और इनके लक्ष्य की बात करेंगे तो इसका जो लक्ष्य है वो भी ये भी है कि मातृ मृत्यु दर को हम शून्य करें, परिवार नियोजन को बढ़ाएं, और मतलब जो संसाधन का अभाव है उसको कम करें, शून्य पर लेकर के आएँ, और लैंगिक हिंसा को भी हम शून्य पर करें। यानी ये शून्य करना ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये खाद्य एवं कृषि संगठन, इसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर्यावरण में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं देखेंगे। इसकी रिपोर्ट आप देख लेंगे। ठीक है, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं के प्रभाव पर रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो FAO जारी करता है। ठीक है, तो जब आप जाके पर्यावरण वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसके बारे में जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर इटली में है। ठीक है, कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जो वो इटली में है। ठीक है, चलिए इटली के रोम में है। थोड़ा सा स्क्रीन पे कुछ आ गया था। अब ये संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र महासभा और FAO के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन सी जारी करता है? ये याद रखिएगा, विश्व मतलब वही खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये भारत इसका एक मेंबर है। ठीक है, देखिए अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये कब लाया गया? याद रखिएगा, ये लाया गया था आपका 2006 में। ठीक, दरअसल ये लाया किसके स्थान पे गया था? तो ये 1993 में आप जब नीचे देखेंगे, ये UN ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR की जगह पर ये लाया गया था। ठीक है, ये बना था 1993 में। और जो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो बना है वो 2006 में बना है। ठीक है, दोनों लगभग एक ही हैं। ठीक है, बस उसका
नाम बदल दिया गया है। कुछ है नहीं इसमें, जो अगर मेंबर की बात करेंगे, जो ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, तो ये मानवाधिकार के बारे में बात करता है। और इसमें करीब 47 ही कंट्री देश हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा भारत इसका सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है। ये मानवाधिकारों को बचाने के लिए पूरे विश्व में काम करता है, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो उच्चायुक्त है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये शरणार्थियों को सुरक्षा देता है। शरणार्थी कौन होते हैं? रिफ्यूजी कौन होते हैं? जो अपने देश में किसी संकट की वजह से, जैसे युद्ध चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, उसकी वजह से जो बाहर भाग के दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ वो शरणार्थी कहलाते हैं, ठीक है। वो इन्हीं के अधिकारों की ये बात करता है। जो शरणार्थी उच्चायुक्त है वो उन्हीं के अधिकारों की बात करता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जैसे भारत में देखेंगे सबसे ज़्यादा शरणार्थी कहाँ से आए हुए हैं, तो भारत में देखेंगे आप म्यांमार से आए हुए हैं। वहीं पूरे विश्व में आप देखेंगे तो कहाँ से आए हुए हैं? पूरे विश्व में आप देखेंगे तो सीरिया से आए हुए हैं। और सबसे विश्व में ठहरे कहाँ हैं सबसे अधिक, तो वो देखेंगे आप टर्की में है, ठीक है। टर्की में इनकी संख्या क्या है? बहुत ही अधिक है, ठीक है। अब देखिए एक और आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। यही जो एक दूसरे से प्रवास करते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वो प्रवासन कहलाता है। उन लोगों के अधिकारों की ये बात करता है। ये एक ग्लोबल अपील 2025 इसने जारी किया गया है। यानी ग्लोबल अपील प्रवासियों से संबंधित है, याद रखिएगा। ग्लोबल अपील 2025 पूछेगा तो क्या अपील है, तो ग्रीन हाउस गैसों से नहीं है, ये प्रवासी लोगों से संबंधित है, ठीक है। और कौन जारी किया है इसे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने। किसने? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने, ठीक। इसमें क्या करना है? इसके 2025 तक ये चाह रहा है कि कम से कम कितने डॉलर इसके पास हो जाएं इनकी हेल्प के लिए चाहिए, तो $10 बिलियन चाहिए, $10 बिलियन, ठीक है। तो ठीक है, बाकी आप चीज़ें देख सकते हैं कितने मेंबर हैं। भारत भी इसका मेंबर है, ठीक है। 175 मेंबर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्तमान में ऐसी कंडीशंस बढ़ी हैं कि प्रवासन ज़्यादा हुआ है, तो प्रवासन और ये शरणार्थी इन्हें पढ़ लेना थोड़ा सा ज़रूरी होगा, ठीक है। कौन से इनिशिएटिव शुरू किए हैं। फिर इसके बाद देखिए एक था एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, ठीक है। यानी कौन, किसकी बात कर रहा है? UNESCAP, इतना याद रखा करिए, ठीक है। ये 2 क्षेत्रों के लिए बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे आर्थिक और सामाजिक विकास कराया जा सके यूनाइटेड नेशन द्वारा। एशिया में, और कौन सा क्षेत्र है? प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है। और एशिया में है तो क्या भारत इसका सदस्य होगा? तो हाँ याद रखिएगा भारत इसका सदस्य है, ठीक है। टोटल इसमें 53 देश हैं, बस इसका इतना ही याद रखना है। और याद रखना हो तो आप हेडक्वार्टर भी इसका याद रख सकते हैं कि कहाँ पे है, बैंकॉक में है। कहाँ पे है? बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए तो अभी हाल ही में फिर देख लेते हैं, कुछ विविध में देख लेते हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है बताइए। दरअसल क्या होता है, जब बिना शादीशुदा के 2 लोग साथ में रहते हैं, ठीक है, एक 2 कपल्स जब साथ में रहते हैं और इनकी शादी नहीं हुई होती है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो भारत में आप देखेंगे तो इसके लिए अभी भी कोई मतलब बहुत तरीके से कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं है, रीति रिवाज वगैरह वगैरह पे ही चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो चल रहे हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है उसी के आधार पे भारत में लागू हैं, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड ने क्या किया है बताइए। उत्तराखंड ने कहा कि भैया आप अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप 30 दिन के अंदर पहले पंजीकरण करा लीजिए, ठीक है। क्या करा लीजिए? पंजीकरण करा लीजिए, तब आप साथ में रहिए। तो जब ये साथ में रहते हैं तो अगर कोई इनको बेबी होता है तो क्या होगा? तो उस बेबी को अधिकार होता है, ठीक है, कि उन दोनों, ठीक है, उन दोनों की जो संपत्ति होती है उस पे बेबी का अधिकार होता है, ठीक है। और साथ ही अगर मान लीजिए बच्चे को उस बाप का नाम भी दिया जाता है। बस इसमें कंडीशन ये होती है कि लिव इन रिलेशनशिप में कि वो चाहें तो मरते दम तक बिना शादी के साथ में रह सकते हैं, ठीक है। बाकी चाहें तो बाद में वो एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। इसमें तलाक उलाक वगैरह का झंझट बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ बस बच्चा पैदा हुआ, बेबी हुआ कोई, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उसको वही माँ बाप का नाम दे दिया जाएगा, उसको संपत्ति भी दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिए एक और चर्चा में था खेलों में डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, ठीक है। दरअसल क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं जिन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो अवैध होते हैं, जो क्या करते हैं, तत्काल जो तत्काल तौर पे एक तरीके से इनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे कोई रनिंग कर रहा है,
5 किलोमीटर ही कर सकता है, लेकिन ऐसे पदार्थ लेने के बाद वो 10 किलोमीटर रन कर रहा है और भी स्पीड के साथ रन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खेल को प्रभावित करेगा ना, खेल को अनैतिक तौर पे प्रभावित करता है। तो अनैतिक तौर पे जब प्रभावित करता है तो इस कारण ये क्या माना जाता है, ऐसे पदार्थ जो डोप होते हैं, ठीक है, डोपिंग कहलाते हैं और इनको क्या है, इनको बैन कर दिया जाता है। ठीक है, तो भारत में भी ये बैन है, पूरे विश्व में भी ये बैन है, खिलाड़ियों को इसमें से निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा भारत में है, और पूरे विश्व स्तर पर जो देखने वाला संस्था है वाडा है, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा वाडा क्या है, तो ये डोपिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और चर्चा में थी, जैसे शिक्षा में बहुभाषावाद, ये क्या है, तो एक परियोजना शुरू की गई है, याद रखिएगा, कौन सी, अस्मिता, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अस्मिता किससे जुड़ी हुई है, अस्मिता का मतलब तो मान सम्मान तो होता है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, ये अनुवाद प्रणाली से जुड़ा हुआ है। किससे, अनुवाद से, यानी इसके अंतर्गत क्या करना है, इसके अंतर्गत जो भी सामग्रियाँ होंगी, अध्ययन जो सामग्री होंगी, ठीक है, करीब 22,000 किताबें तैयार की जाएंगी। ठीक है, और ये जो 22,000 किताबें तैयार की जाएंगी, ये 22 अनुसूचित भाषाओं में होंगी, वही जो हमारे 8वीं अनुसूचित भाषाओं में हैं। ठीक है, इसके बाद और ये टारगेट कितना रखा गया है, ये करीब 5 वर्ष में होगा। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अस्मिता योजना किससे जुड़ी हुई है, तो अस्मिता योजना शिक्षा में बहुभाषावाद, या कहीं बहुभाषा लिखता है या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट लिखता है, तो आप ये समझिए कि वो उसी से संबंधित है। ठीक है, देखिए फिर ये प्रोजेक्ट नमन क्या है, जो प्रोजेक्ट नमन है, बस आप क्या याद रखेंगे, प्रोजेक्ट नमन क्या है, किसने शुरू किया है, तो ये प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया गया है, किसने शुरू किया है, ये शुरू किया है इंडियन आर्मी ने। ठीक है, इंडियन आर्मी ने क्या किया, प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये ऑनलाइन यानी केंद्रीय कॉमन सर्विस सेंटर बनाएंगे, यानी कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे जन सेवा आयोग नहीं होता है, वैसे ही कॉमन सर्विस सेंटर इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। और ये क्या करेंगे, ठीक है, स्पर्श योजना के अंतर्गत, ठीक है, स्पर्श योजना के अंतर्गत ये सुविधा अवेलेबल कराएंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह की, जो आर्मी है वो डिजिटल पेंशन प्रणाली इनके लिए मतलब काम करेगी, इस तरीके से काम करेगा प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नमन समझ में आ गया, फिर आगे देखते हैं, एक पहला और देखते हैं, सारथी पहल। सारथी पहल क्या है, याद रखिएगा, सारथी पहल किसने शुरू किया है, सामाजिक एवं न्याय और अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने से शुरू किया है। बस वही समझिए, लोगों को निःशुल्क जो विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नालसा काम करता है। तो ये इसीलिए पहल शुरू की गई है ताकि लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। तो सारथी याद रखिएगा, किसका सारथी बनना है, ऐसे कमज़ोर वर्ग लोगों का जिनकी जो वकील नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को निःशुल्क क्या करेंगे, लोग कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे। देखिए अभी नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल एक होगा, जिसमें सारे डॉक्टरों का, जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस होगी। साथ ही आप देखिए कि अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में, ठीक है, तो पहले आप देखेंगे 2020 में हमारे पास क्या था हमारे पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बाद, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग लाया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा जो आयोग लाया गया वो क्या करता है, वही चिकित्सा संबंधी नीतियाँ वगैरह बनाता है। ठीक है, इनको आगे बढ़ाने के लिए। चलिए ये समाप्त हुआ, तो इसके देखने के लिए थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहेंगे कि इसका मेन उद्देश्य इस वीडियो का मात्र यही था कि हम क्या करें, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को देखें जो हमारे पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ दीजिए, कम से कम पढ़ना पड़े। ठीक है, और एक बेहतर समझ भी हो। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का वीडियो है, अगर आप इसे थोड़ा स्पीड कम करके भी देखते हैं या तेज़ करके देखते हैं तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम एक बार देखें ज़रूर, अपने लिए ही देख लें, क्योंकि आधे घंटे से कुछ जाएगा नहीं। बाकी चलिए ठीक, आप ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।